हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लगातार मनोविज्ञान, एनवायरनमेंट और साइंस को लेकर। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें ऊर्जा पिरामिड और ऊर्जा नियम यानी लिंडेमान के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, कोई भी वीडियो आप देखा करें तो वीडियो को कंप्लीट और पूरा ज़रूर देखें। अब जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये चैप्टर कभी आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप 2 बार मात्र देख पाते हैं तो आपको पूरा वीडियो ऐसे के ऐसे ही याद हो जाएगा। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ें, रटने पर ध्यान ना दें, कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडी। मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमने दे रखे हैं। आज केवल डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं और नीचे लिंक दिए होंगे। देखिए, हम बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। उससे पहले हम जो पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का प्रवाह या 10% ऊर्जा का नियम। याद रखेंगे क्या पढ़ेंगे? 10% ऊर्जा का नियम। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि 10% ऊर्जा का नियम। तो देखिए, कहने का मतलब लिंडेमान ने जो एक ये नियम दिया था, इसके अनुसार अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का क्या होता है? क्षय। अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है, यानी 90% एनर्जी समाप्त हो जाती है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाती है। जैसे देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर अगर हम यहां घास दे सकते हैं तो यहां से 1000 किलो है, तो 1000 kg से, किलो जूल से अगर दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो 10%। अब 1000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 1000 का यानी 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 100। इसे कितना मिला? 100 kg। अब जब इस स्तर पर जाएंगे 100 का 1/10 और 1/10, तो इसे कितना मिलेगा? 10 और फिर 10 का 1/10 और 10 का 1/10 कितना बन। तो हर पोषण स्तर पर केवल मात्र 10%। देखिए, प्रतिशत के बारे में भी समझ लीजिए। जो लोग प्रतिशत, 10% का मतलब होता है कि किसी भी प्रतिशत को जब हटाते हैं तो उसको 100 से भाग किया जाता है। किसे? यानी प्रति सैकड़ा गणना की जाती है। तो उसी पर चर्चा देखिए, यहां पर पूरा देख सकते हैं। 1000 kg, 10% निकला 100, यानी अगर उत्पादक से शाकाहारियों को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, मांसाहारियों को कम और सर्वोच्च मांसाहारियों को ऊर्जा उनसे भी कम प्राप्त होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता कम होती है। जब लंबी ऊर्जा श्रृंखला चलती चली जाएंगी तो क्या होगा? ऊर्जा की उपलब्धता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दक्षांश के नियम यानी 10% के नियम के कारण ही खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सीमित होती है। इसके कारण ही क्या होती है? खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई क्या होती है? सीमित। इसी कारण शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। हम देखेंगे कि उत्पादक से सीधे अगर लेंगे तो शाकाहारी भोजन से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और वैसे भी शाकाहार अगर हरे पौधों में तो ग्लूकोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। याद रखेंगे, इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, इसलिए ऊर्जा किससे ज़्यादा मिलती है? शाक। ऊर्जा के प्रवाह के लिए बॉक्स एंड पाइप मॉडल याद रखेंगे। 10% ने लिंडेमान ने, बॉक्स एंड पाइप मॉडल ईपी ओडम ने 1983। याद रखेंगे, जब इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीती थी 1983, तो बॉक्स एंड पाइप मॉडल ईपी ओडम ने प्रस्तुत किया। अब देखिए, जैव सांद्रण क्या होता है? जैव सांद्रण किसी भी रासायनिक पदार्थ के खाद्य श्रृंखला में घुसना व इसकी सांद्रता हर ट्रॉपिक स्तर पर बढ़ना। कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं। ये जंतुओं के वशीय ऊतक में संचित, यानी जहां रासायनिक पदार्थ के खाद्य श्रृंखला में घुसना, जब केमिकल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हर ऊर्जा स्तर पर जब ये आ जाएगा तो ये हमें प्रभावित करता है। यानी जैसे गिद्ध, गौडावन, गोंडावन, मोर की संख्या कम होने का कारण जैव सांद्रण। देखिए क्या था, जो जैव रासायनिक है, हमारे शरीर में इन जैव रसायनों का पाचन हो सकता है,
जंतुओं के शरीर में ये जैव रसायन नहीं होते। होता क्या है, जब हम इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो जो जंतु उन पौधों को खाते हैं, उन पौधों को खाने वाले और जीवों को जब वो जीव खाते हैं तो उनके पेट में वो स्टोर, इसीलिए गिद्धों को जब मृत्यु हो रही थी तो डाइक्लोफिनेक, याद रखेंगे किस पर प्रतिबंध लगाया गया था, डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक दवा पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ये गिद्धों के प्रजाति यानी गिद्धों की आंतों को नष्ट कर रही थी। जब गिद्धों की आंतें नष्ट हो जाती थी तो इस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। अब बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संबंध को चित्र के द्वारा दर्शाना। सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन, याद रखेंगे पिरामिड की अवधारणा किसने दी, तो पिरामिड की अवधारणा किसने दी, एल्टन ने। प्रथम पोषण स्तर, उत्पादक को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो एक स्तूप, स्तूप यानी हम जिसे कह सकते हैं ये, और डीकंपोजर यानी कि अपघटक, मिट्टी और अपघटक, उसके ऊपर जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस या प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उत्पादक। फिर उसके बाद आते हैं हार्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, या द्वितीयक उत्पादक। तो इसमें आप देखेंगे ये शाकाहारी जो शाकाहार खाने वाले हैं, हार्बीवोरस, ठीक। उसके ऊपर आते हैं कार्निवोरस, तो कार्निवोरस या सेकेंडरी द्वितीय उपभोक्ता या फिर कार्निवोरस मांसाहारी। अब इन्हें ओमनिवोरस भी बोला जाता है, सर्वाहारी, क्योंकि ये शाकाहार भी कर लेते हैं और मांसाहार भी। फिर होते हैं टॉप कार्निवोरस यानी ये केवल मांसाहारी या टर्सरी कंज्यूम, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इस तरीके से ये ऊर्जा स्तर होते हैं और नीचे से ऊपर जाने में प्रत्येक स्थिति में ऊर्जा क्या होती है, कम होती जाती। तो भिन्न भिन्न आधारों पर जो है पिरामिड बनाए जाते हैं। आइए बात करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड क्या होता है, उत्पादकों की संख्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। या जीव संख्या के अगर पिरामिड में देखेंगे तो उत्पादकों की संख्या हमेशा क्या होगी, ज्यादा, और धीरे धीरे ये संख्या कम होती रहती है। तो इसमें देखेंगे सभी सीधे खड़ी अवस्था में केवल पेड़ का पारिस्थितिक उल्टा होता है। पेड़ को छोड़कर सभी का जो होता है क्या होता है, सीधा होता है। देखिए कैसे, पेड़ पौधे अगर संख्या देखेंगे तो ज्यादा होगी, अगर उसके मुकाबले फिर हम कोई उसको खाने वाले जंतु देखेंगे, पेड़ को अगर खाएंगे पेड़ पत्तों को तो उनको ज्यादा पत्ते खाएगा एक जानवर। अब चार जानवरों को अगर उनको मारकर शेर खा जाता है तो शेर अकेला है, तो ये उससे कम। तो यानी हम देखते हैं इसमें क्या होती है, संख्या ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे कम। लेकिन पेड़ के साथ उल्टा होता है, पेड़ उत्पादक है, अब पेड़ को अनेक शाकाहारी खाते हैं, यहाँ कोई फल खाता है, कोई पत्ती खाता है, कोई डाल। तो इस तरीके से अब इनको जब कंज्यूमर खाते हैं यानी इनका जब अपघटन होता है तो इनको इनसे भी ज्यादा संख्या में खाया जाता है। तो इसलिए पेड़ का क्या होता है, हमेशा उल्टा। अब आते हैं जैव भार। देखिए जैव भार या जैव मात्रा का सभी सीधे केवल तालाब या तालाब जो कहते हैं महासागर या जल का पारितंत्र को छोड़कर सभी क्या होते हैं, सीधे। देखिए कैसे देखेंगे, हम जैसे जैसे प्राथमिक उपभोक्ता से उच्च श्रेणी में जाएंगे वैसे वैसे श्रेणी क्या होंगी, कम होती चली जाएंगी। लेकिन हम तालाब में देखते हैं, तालाब में जलीय पिस्सू होते हैं, उत्पादक होते हैं, कवक शैवाल, उनको जलीय पिस्सू, जलीय पिस्सू को छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली। तो बड़ी मछली का वजन इन सब के वजन से कई गुना ज्यादा होता है। तो ये आप देखेंगे क्या होगा, अगर इनका घनत्व देखेंगे 4 ग्राम/मीटर क्यूब, इनका 8 ग्राम/मीटर क्यूब और इनका 12 ग्राम/मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनका भार जो है बढ़ता है। अब तीसरा तीसरा देखेंगे ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधी अवस्था में होता है, याद रखेंगे कैसा होता है, और ये ऊर्जा के 10% नियम पर काम करता है। देखेंगे आप जैसे जैसे उच्च पोषण स्तर में जाते जाते हैं ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती चली जाती है। तो इस पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैव सांद्रण के पिरामिड। देखिए जैव सांद्रण हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों बनता है उल्टा, इस पर भी चर्चा कर लें। देखिए जैव सांद्रण उल्टा इसलिए बनता है क्योंकि अगर एक जंतु है इसको अपघटित करने वाले और ज्यादा जंतु होंगे और उसका अपघटन करने के लिए और भी ज्यादा जंतु, तो ये हमेशा उल्टा बनेगा। अब कुछ तथ्यों को जांच लेते हैं। अजैविक घटक जैविक घटक को प्रभावित करते हैं। अजैविक घटक हमेशा जैविक घटक को, जैसे प्रकाशीय यानी अगर पौधों को देखा जाए ताप प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करती है, जल प्रभावित करता है। अब है
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। तो देखिए यहां समझना जरूरी है। देखिए यहां पर ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ऊपर और नीचे जाने पर जैव विविधता घटती है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वन कम जैव विविधता वाले होते हैं। एक्वेरियम यानी जल जीवशाला मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। चमड़े से बाल यानी चमड़े से बाल व वसा को जीवाणुओं द्वारा अलग करना रेनिन, यानी जो चमड़े से हम बाल और जो उसकी चर्बी है उसको अलग करते हैं, तो वो जो विधि कहलाती है उस विधि को हम टैनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैनिन। फ्लोरिजन पुष्पन को प्रेरित करता है। फ्लोरिजन क्या करता है? पुष्पन को प्रभावित। अब पिरामिड में मैंने तीनों पढ़ा दिए, जीव संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का। अब हम पढ़ते हैं इनमें एक दूसरे के साथ सहयोगिता। तो इसमें सबसे पहला आता है असहभोजिता, जिसको कहते हैं अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म क्या होता है? देखिए, जब दो प्रजातियों के मध्य नकारात्मक सहचार्य होता है, जैसे इसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है या उसे हानि, यानी दोनों ही एक दूसरे को क्षरण करेंगी या नुकसान पहुंचाएंगी, दोनों ही उसको खत्म करने का प्रयास करेंगी, यानी इसको कहते हैं डबल नेगेटिव। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए ब्रेड मोल्ड कवक पेनिसिलियम। देखिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। पेनिसिलियम को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचाता है क्योंकि बैक्टीरिया के समाप्त होने के कारण पेनिसिलियम के लिए अधिक भोजन उपलब्ध। तो दोनों एक दूसरे का क्षरण कर रहे हैं। अब दूसरा आता है सहभोजिता, जिसको कहते हैं कॉमनसेलिज्म। मतलब एक को तो फायदा होता है और दूसरी प्रजाति को ना लाभ होता है ना हानि, तो इसे कहते हैं प्लस जीरो। देखिए कैसे, इस प्रकार के संबंधों में एक प्रजाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी प्रजाति को ना लाभ होता है ना हानि। हम प्लस जीरो से इसको याद कर सकते हैं। कुछ प्रजातियां अन्य प्रजातियों से आश्रय या परिवहन का लाभ उठाती हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सकरफिक्स रेमोरा अपने सिर के ऊपर की उपस्थित चूसकों की सहायता से शार्क मछली से संलग्न हो जाती है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये शार्क मछली से, सकरफिश क्या होती है? शार्क मछली से संलग्न हो जाती है। इससे रेमोरा को सुरक्षा, अब शार्क जब इसके साथ है तो ये इसको सुरक्षा मिल जाएगी और साथ ही साथ मुक्त परिवहन व शार्क का बचा हुआ भोजन भी इसे प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से वार्नेसियस देखेंगे वेल पर, क्राउन फिश देखेंगे सी एम्ब्रेस पर, एफिशिएंस ऑफ ए ब्रांच, एरगेट और ग्रेजिंग कैडल ये भी देख सकते हैं, लैंड लिग्नेट देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। तो आप कई एग्जाम्पल, शार्क को इससे कोई लाभ नहीं होता, ना ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वृक्षों और अधिपादपों के बीच सहभोजिता का एक उदाहरण है यदि पादप, जैसे आप ये देख सकते हैं फर्न में, तो देखिए यदि फर्न और मॉस और आर्किड की सतह पर रहते हैं जबकि वृक्षों की सतह का उपयोग सहारे के लिए या सूर्य के का प्रकाश या नमी प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे अमरबेल, वो किसी का सहारा तो लेती है लेकिन उसे तो कोई फायदा नहीं देती है। ठीक, सहजीविता, इसमें दोनों ही, इसे कहते हैं म्यूटेलिज्म, आप भी मेरा साथ दो और मैं भी आपका, तो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। यह दो प्रजातियों के बीच निकट सहचार्य है, इसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री एनोमिन एक नीडेरियन प्राणी, हर्मिट कैब एक केकड़े की प्रजाति होती है, हर्मिट कैब के कवच से संलग्न हो जाता है और परिवहन और नया भोजन प्राप्त करता है, जबकि एनीमोन हर्मिट क्रैब को अपनी दंश कोशिकाओं के द्वारा सुरक्षा और छद्मावरण प्रदान करता है। तो जो कैब होता है उसके ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं वो उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। यद्यपि कुछ सहजीविताएं इतनी घनिष्ठ होती हैं कि अनोन्य करने वाली प्रजातियां अधिक समय तक एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाती क्योंकि ये अपनी उत्तरजीविता के लिए पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार का घनिष्ठ सहचार्य सहभागिता, जैसे दीमक और उसकी आंत में पाए जाने वाले फ्लैजेलेट प्राणी। तो देखिए फ्लैजेलेट क्या करते हैं आप देखिए, उदाहरण है दीमक लकड़ी को खा जाती है लेकिन उसे पचाने के लिए उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। इसकी आंत में एक फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं
जो दीमक के द्वारा खाई गई लकड़ी के सेल्यूलोज को पचाने और उसे शकरा में परिवर्तित करने वाले एंजाइम होते हैं। फ्लैजेलेट प्राणी इस शकरा का कुछ भाग अपने उपापचय के लिए उपयोग में लाते हैं और दीमक के लिए प्रचुर मात्रा में शकरा बची रहती है। दीमक और फ्लैजेलेट दोनों ही एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह सकते। सहभागिता का एक परिचित उदाहरण है फूलों के परागकण में देखा जा सकता है, जहां पुष्पीय पौधों का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है और जो पौधों के रस लाभान्वित होती है, एक दूसरे के बिना ये जीवित नहीं रह सकते। अब आता है परजीविता, यानी एक दूसरे पर आश्रित होना। तो ये कहते हैं प्लस, एक को तो लाभ होगा, दूसरे को कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार की अनोन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को क्या होती है? हानि, यानी दूसरी को नुकसान होगा। परजीवी सामान्यतः एक छोटे आकार का जीव होता है जो अन्य सजीव प्रजातियों के अंदर या उनके ऊपर रहता है। इस प्रजाति से परजीवी अपना भोजन आश्रय प्राप्त करते हैं। उसे परपोषी या होस्ट कहते हैं। जिस परपोषी को लाभ प्राप्त होता है वो परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। अनेक जीव जैसे जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, पौधों तथा जंतुओं के परजीवी हैं तथा डोडर, देखिए डोडर मैंने बात की, अमरबेल और मिस्टलेटो लॉरेंथ जैसे पादप परजीवी हैं। ये दो पादप की किस्में हैं, ये भी क्या हैं? परजीवी हैं, जो पुष्पीय पौधों पर जीवन निर्वाह करते हैं। फीता कृमि, गोल कृमि और मलेरिया परजीवी अनेक बैक्टीरिया, कवक, वायरस मानवों में पाए जाने वाले सामान्य परजीवी हैं। अब आते हैं शिकार। देखिए, प्रेडेशन, इस अन्योन्य क्रिया में शिकारी यानी परभक्षी अन्य प्रजाति के जंतुओं का शिकार करते हैं, को पकड़ते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं। परभक्षी का स्वागत इस संबंध से या स्वभावतः इस संबंध से लाभ प्राप्त होता है, जबकि शिकार को हानि। जैसे तेंदुए, बाघ, चीते, परभक्षी अपने शिकार पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए गति, दांत और पंजों का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं द इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज विच वन स्पीशीज आर द प्रेडेटर फीड ऑन द अदर स्पीशीज द प्रे। ठीक, अब आता है स्पर्धा। यह दो समष्टियों के मध्य ऐसी अनोन्य क्रिया है जिसमें दोनों प्रजातियों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचता है, यानी दोनों ही नगे। दोनों विशिष्ट प्रजातियां ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता होती है जिसकी उपलब्धता कम है, जैसे भोजन, जल, आश्रय, घोंसला बन का स्थान। इस प्रकार की स्पर्धा दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतरजातीय स्पर्धा, जो एक पर्यावास में रहने वाली दो प्रजातियों के बीच होती है। एक होती है अंतरजातीय स्पर्धा, एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होती है। अंतरजातीय स्पर्धा, क्योंकि ये एक ही प्रजाति के सदस्य, ये अत्यधिक प्रेजेंट होती है। अब आता है उदासीनता। ऐसी दो प्रजातियों के बीच का संबंध है जो परस्पर क्रिया तो करती हैं परंतु एक दूसरे से प्रभावित नहीं। वास्तविक उदासीनता अत्यंत अविश्वसनीय होती है। इसे सिद्ध कर पाना असंभव है। परितंत्र के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाली अन्योन्य क्रियाओं में जटिल नेटवर्क के संबंध में कोई भी निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप से ये नहीं कह सकता कि प्रजातियों के बीच बिल्कुल स्पर्धा नहीं होती या किसी भी प्रजाति का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वास्तविक उदासीनता दुर्लभ और अस्तवीन है। इसका उपयोग को प्रायः उन परिस्थितियों के लिए विस्तारित किया जाता है जहां अनोन्य क्रियाएं बहुत मामूली या नगण्य हैं। देखिए, इस तरीके से हम इस चैप्टर को आज कवर करते हैं। आगे के चैप्टर में और इसके बारे में लाएंगे, जैव विविधता के बारे में आपको बताएंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो जैव विविधता रहेगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक करा चुके होंगे। उसके बाद हम कार्बन चक्र, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और आज का जो प्रश्न है, तो आपको ये दिखाना है डोसेरा यानी ड्रोसेरा और अमरबेल किस वर्ग के जीव हैं या कौन सी जीविता, कौन सा सहजीवी है, परजीवी है, ये आपको उसमें बताना है। तो इसी के साथ आप लोग, बस इतना रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।